अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड एक्सपेरिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है ट्रायल या टेस्ट। तो मतलब इस मेथड का जो फोकस रहता है वो एक्सपेरिमेंट्स करने पर रहता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी साइकोलॉजी के मेथड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड इसे ही माना जाता है जो बिहेवियर की स्टडी में काम आते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो वेरिएबल्स जो होते हैं उनमें कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप करता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे पहला यूज किया था विल्हम वुंट ने। जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी में लिप्जिंग में 1979 में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी विल्हम वुंट ने, और कॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी के लिए इस मेथड का यूज सबसे पहली बार किया गया था। जैसा कि हमने देखा था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो टिचनर ने डेवलप किया था, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो क्रेडिट जाता है वो विल्हम वुंट को जाता है सबसे पहले यूज करने में। B.F. स्किनर ने भी रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे बेस्ट मेथड बताया है। जैसे कि हमें पता है कि साइंस के अंतर्गत जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या तो वो इंडोर किए जाते हैं या आउटडोर किए जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत, और वहाँ भी इफेक्ट और कॉज की एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा जा सकता है कि मोशन पर फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कहने का मतलब गति के ऊपर घर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है, या सनलाइट का प्लांट्स की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंस में देखे जाते हैं। उसी प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट या तो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में होते हैं या क्लासरूम में या क्लासरूम से बाहर फिजिकल और सोशल एटमॉस्फेयर में किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना होता है और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर की नेचर को समझा जाता है। उदाहरण के लिए एंजाइटी, ड्रग्स या स्ट्रेस का ह्यूमन बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस का या जो सहपाठ्य क्रियाएं होती है उनका एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या असर पड़ता है। इस प्रकार का अध्ययन जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। सामान्य सी बात यही है कि इसके अंतर्गत कोज और इफेक्ट की रिलेशनशिप को डेवलप किया जाता है। कोज और इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट को ले लें हम, तो इंटेलिजेंस कॉज है जिससे एकेडमिक अचीवमेंट में फर्क पड़ता है, तो वो उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है कोज और इफेक्ट की रिलेशनशिप। तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिनके आधार पर थियरी या प्रिंसिपल जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है, एक तो एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और दूसरा सब्जेक्ट जिस व्यक्ति के बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक वेरिएबल के इफेक्ट की स्टडी की जाती है और दूसरे वेरिएबल में फेरबदल कर दिया जाता है, कहने का मतलब दूसरे वेरिएबल को कम या ज्यादा कर दिया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अब वेरिएबल क्या होता है इसको हम आगे समझते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही किए जाते हैं। हालांकि साइंस में डेड सब्जेक्ट्स या इनऑर्गेनिक जो है उन पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब जो की फैक्टर है एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो है वेरिएबल। इस चीज को हम जान लेते हैं कि आखिर वेरिएबल क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो कम या ज्यादा हो सकती है उसे वेरिएबल कहा जाता है। पहली बात तो ये है, जैसे किसी की इंटेलिजेंस देख ली जाए तो इंटेलिजेंस कम भी हो सकती है, इंटेलिजेंस ज्यादा भी हो सकती है। उसी प्रकार से किसी का एकेडमिक अचीवमेंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी चीज जो परिवर्तित हो सके, कम हो सके या ज्यादा हो सके, उसे वेरिएबल कहा जाता है। और वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल मेथड में तीन प्रकार के काम में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल जो वर्ड है वो आगे भी बहुत जगह आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। चलिए इनको समझते हैं कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या इंडिपेंडेंट होता है और क्या इंटरवेनिंग होता है। उदाहरण के लिए मान लो कि हमें एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है कि इंटेलिजेंस का एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कोज को शो करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो उसका इफेक्ट होता है। इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट में देखा जाए तो इंटेलिजेंस की वजह से एकेडमिक अचीवमेंट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। मतलब इंटेलिजेंस कम है तो एकेडमिक अचीवमेंट कम हो सकता है, इंटेलिजेंस ज्यादा है तो एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब इन दोनों में ही परिवर्तन संभव है, तो ये दोनों ही वेरिएबल हुए।
इंटेलिजेंस की वजह से एकेडमिक अचीवमेंट प्रभावित होता है, तो इंटेलिजेंस कॉज हुआ और एकेडमिक अचीवमेंट उसका इफेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब इंटेलिजेंस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कही जाएगी और एकेडमिक अचीवमेंट यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। इसके अलावा देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि एकेडमिक अचीवमेंट पर इंटेलिजेंस का असर पड़ता है, लेकिन इंटेलिजेंस के अलावा, कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी अगर किसी चीज का असर पड़ता है तो उन्हें इंटरवेनिंग वेरिएबल में रखा जाएगा। जैसे एकेडमिक अचीवमेंट इंटेलिजेंस के अलावा किस चीज से प्रभावित हो सकता है? स्टडी के हैबिट से हो सकता है, सामाजिक या आर्थिक परिस्थिति की वजह से हो सकता है, पेरेंटल एजुकेशन की वजह से हो सकता है, या लर्नर का जो हेल्थ है उसकी वजह से हो सकता है, पास्ट लर्निंग या उसकी मेमोरी है। ये चीजें भी जो है ही प्रभावित करती है एकेडमिक अचीवमेंट को, जो इन्हें कहा जाता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो ध्यान रखने वाली बात ये कि जो कॉज को शो करेगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो उसका इफेक्ट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और उस इफेक्ट पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा अगर दूसरी चीजों का भी असर पड़ता है तो वो कहलाएंगे सारे इंटरवेनिंग वेरिएबल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब एक्सपेरिमेंटल मेथड काम में लिया जाता है तो जितने भी एक्सटेनियस वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके बाद सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रभाव है वही पढ़ा जाता है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे साइंटिफिक माना जाता है, इसके बावजूद इसमें कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत जो स्टडी किया जाता है वो एकदम कंट्रोल्ड कंडीशन के अंतर्गत किया जाता है, वेरिएबल को कंट्रोल करके किया जाता है, इसीलिए नेचुरल ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो रहती है इसमें वो रहती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि हर बार उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती एक्सपेरिमेंटल मेथड में इस बात की रहती है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स पर ही किए जाते हैं। इसीलिए ये डिस्कशन हमेशा डिबेट के लायक रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट एनिमल्स या बर्ड्स पर किए जाते हैं उन्हें ह्यूमन बीइंग पे कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का स्कोप काफी लिमिटेड है। यही वजह है कि साइकोलॉजी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है बिहेवियर की, उन सारों को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल मेथड काफी कॉस्टली रहता है और टाइम भी काफी कंज्यूम होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंडक्ट करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल का होना बेहद जरूरी होता है, हर कोई इसे कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ लिमिटेशन जरूर है इसकी, इसके बावजूद सबसे सफल मेथड इसे माना जाता है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।